हाँ बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और जैसे चीज़ों को थोड़ा रिलेट करते हैं ना सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट थोड़ा आराम से उसके सारे पॉइंट्स ध्यान होते हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, है ना। क्वेश्चन उतना ही रहता है, जो पार्ट है उतना ही क्वेश्चन है कि नहीं। आयनिक में क्या होता है ना, कंसेप्ट छोटे छोटे होंगे खूब सारे, अब उसमें से जैसे होता है ना ऐड होके जब सम आता है ना, तो फिर उसमें कई बार होता है कि बाहर से देखने में तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब उसको क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तब लग रहा है कि अरे अभी तो ये भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, इसमें तो ये इस चीज़ को भी सोचना है। बात समझे। तो इसलिए क्वेश्चन के थ्रू जब आप इसका रिवीजन करते हो ना, तो उसमें सारे टाइप आपके कवर हो ही जाते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार देखो, सबसे पहले मैं टॉपिक के हिसाब से बोल देती हूँ, ताकि आपका ना जैसे रिवाइज करो तो एक समअप होने लगे। जैसे क्या होता है ना, सारे टॉपिक से हर बार क्वेश्चन ही आते रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ना कुछ खास टॉपिक से ही कनेक्ट होके आते हैं, उससे तो हाँ। और एक सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ये एडवांस का भी एकदम फेवरेट टॉपिक टाइप का है, उससे खूब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा ना कि इसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि क्वेश्चन बनता है, इजी भी पॉइंट होता है, ठीक है। तो एक रिलेट होके जब दिमाग में रखोगे ना, तो फिर वो एक होता है ना, नंबर ऑफ फार्मूला में खूब सारे फार्मूला है यहाँ पे, तो मेजर फार्मूला ही रिवाइज करते करते कई बार लगता है कि चलो हो गया, बहुत सारा रिवाइज कर लिया है कि नहीं। आयनिक में ऐसा फील आता है कई बार, है ना, स्टार्टिंग में होता है ऐसा, ठीक है। धीरे धीरे लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ ना, तो कई बार जितना ज़्यादा आप सेम क्वेश्चन पे अगर 3-4 महीने बाद, या फिर 3-4 महीना थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 महीने में भी अगर 4-5 क्वेश्चन बीच बीच का उठा के, नोटबुक का भी कोई सा भी नोटबुक ले लो, या कोई सा जो आपने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन ही उठा लो, तो ना उसमें कई बार लगेगा चीज़ें आपको रिलेट हो रही है, या फिर थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है, इस तरह का फील देता है ना। तो देखो एक थोड़ा समअप कर रहे हैं हम लोग। आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बात ये बताओ, स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो व्हाट वाज द पॉइंट, पहले तो एसिड्स और बेसेस का जो थ्योरी इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट हुआ था, ध्यान आ रहा है क्या, है ना, है ना। तो ये स्टार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। सबसे पहला चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो इलेक्ट्रोलाइट से। अब देखो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही रहेगा, है ना, ठीक है। लेकिन इसके साथ में केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ में आयंस के साथ क्या हो रहा होता है, वो मोस्टली हम लोग यहाँ देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, राइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और उनका सॉल्ट, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट। हाँ कोई सा भी सॉल्ट ले लो, भले ही वो वीक एसिड वीक बेस से क्यों ना बना हो, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। नेक्स्ट आता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जब देखते हो तो ये 100% एसोसिएट नहीं होते, यहीं पे अल्फा आता है। अल्फा ध्यान है क्या, अल्फा क्या था, हाँ अल्फा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट था, वो डिपेंड करता था टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का था, और एक था क्या था, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी था, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बिल्कुल अगर स्ट्रांग होगा तो 1 हो जाना है ना। वीक है तो मतलब लेस देन 100% कहते हैं, लेकिन ये जनरली ना 10-15% से भी कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेस देन जब 0.1 होता है तब हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ वही, जैसे लेस देन, हाँ लेस देन 10% जब रहता है ना, तो आराम से इग्नोर कर, 10 से 10-15 के आसपास भी रहता है ना, तो एक सेफ लिमिट होता है ये 10%, ठीक है। ऑलराइट, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था जिसमें एक में ना 10% से थोड़ा, हाँ हाँ दोनों तरह से कैलकुलेट किया हुआ था, थोड़ा सा वाटर का भी थोड़ा सा, मतलब पूरा नहीं पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, हाँ बिल्कुल सॉल्व हो जाता है ना, ठीक है। अल्फा वैसे बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो व्हाट इज दिस, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन, ठीक है। अब मोल्स के जगह पे नंबर ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, आयंस होंगे तो आयनाइज्ड है ना, मोल्स आयनाइज्ड अपॉन टोटल मोल्स टेकन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मोल से ध्यान रखो, कोई सा भी चीज़ हो उसमें हम लोग रिलेट कर लेंगे, है ना, ठीक है, नंबर से भी रिलेट कर लेते, ऑलराइट ओके। अब इसके बाद बात आ जाती है कि भाई और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। तो इलेक्ट्रोलाइट आ गया, फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी पार्ट आ गया, है ना। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है जिसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड्स लॉ, हाँ ठीक है। अब देखो ये ऐसा लॉ है ना कि आगे हर जगह यही तो यूज होता है कि नहीं, हर जगह, हाँ हर जगह यही चीज़ तो आगे जाके हो रहा है, क्योंकि मोस्टली वीक का ही काम हम लोग कर रहे हैं आगे, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ हाँ ये जो है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है। तो ये वीक आपका एसिड हो जाए, वीक बेस हो जाए, सबके लिए यूज होगा, ठीक है। बफर का केस ले लो, वहाँ पर भी जहाँ पे ये वीक टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, इसका मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है जहाँ भी, तो वीक है ना, राइट, तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो अब कोई सा भी जनरल, इसको तो ध्यान ही होगा, ए बी अगर हमने ले लिया, A+B-
के अगर है तो के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन, ये मेनली हर जगह पे सब में यूज होता है। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जैसे के सी अल्फा स्क्वायर, ये तो अब सीधे सीधे रिलेट करता होगा, है ना, ठीक है। तो अल्फा यहाँ से क्या आ जाता है, अल्फा को इग्नोर करते हैं। सी वन माइनस अल्फा को हमने इग्नोर किया है ना, इसको मतलब सी वन माइनस अल्फा, हाँ, इसको नीचे वाले अल्फा को इग्नोर किया, yes, तब ये सी अल्फा स्क्वायर, हाँ एक सी कैंसिल हो गया, है ना, हाँ, यहाँ सी स्क्वायर, सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा आता है, गुड, है ना, ठीक है, ऑलराइट। तो अल्फा क्या हो जाना है, रूट ओवर ऑफ के अपॉन सी, ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब देखो इसमें एक और चीज़ क्या रिलेट किया था ना, कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे ना, इसका नाम था ओस्टोल्स डाइल्यूशन लॉ, है कि नहीं, वही तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ डाइल्यूशन, हाँ, ठीक है। तो अब ये जो कंसंट्रेशन है ना, ठीक है, जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो कंसंट्रेशन छोटा होता है, गुड, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम को v मान लें तो इसका मतलब जब हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं या नहीं, c इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ यूज़ कर ले तो क्या हो जाना है, लेट अस सपोज अगर इक्वालिटी का साइन इस टाइप का कुछ आ जाए, या फिर सीधे हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रूट ओवर ऑफ के वी आ जाएगा क्या, है ना। तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, डाइल्यूट करते हो, तो अल्फा इंक्रीज होता है, कम नहीं होता, बात समझे, अल्फा और इंक्रीज होता है, वो ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। अगर आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी ऐड कर दिया, तो इस तरह का चीज़ शो करता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हम ये अल्फा के लिए बोलते हैं ना, जैसे NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COH क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। तो भाई कौन से सॉल्वेंट के लिए ये हम बोलते हैं, या किसी भी सॉल्वेंट के लिए ये काम, ये ऐसा ही होगा, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है ना अल्फा, हाँ, ठीक है, अल्फा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये। अभी मैंने दो बातें यहाँ पे एग्जांपल लिया ना, एक NaCl इट इज स्ट्रॉन्ग, CH3COH वीक, ठीक है। तो भाई किसके रेस्पेक्ट में हम लोग ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक कह रहे हैं, सॉल्वेंट क्या है, कुछ नहीं बताया गया, तो सॉल्वेंट पानी होगा। हमारा सारा काम यहाँ पे देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में ना पानी में ही सारा खेल हो रहा होता है कि नहीं, मान के चलते हैं हम लोग कि वाटर में ही सब कुछ हो रहा है, बात समझे। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि आपको चेक करना है दोनों के अल्फा के बारे में, कंपेयर करो कि भाई अल्फा NaCl और CH3COH का, तो बच्चा एकदम 100% कर देगा कि भाई CH3COH तो कम है किससे, NaCl से, क्यों, क्योंकि NaCl तो स्ट्रांग है, बात समझे। लेकिन बस तो ये कब होता है, H2O में होता है। तो ध्यान से ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से सॉल्वेंट देख लेना। यहीं पे एक इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, लिक्विड NH3 ऐसा होता है ना अमोनिया के साथ में, हाँ बस CH3COH भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है, बात समझे। तो यहाँ दोनों AgNH3 प्लस है ना, ठीक है, ये भी करता है, बात समझे। तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह उस जगह पर एसिटिक एसिड के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना तो पक्का है कि क्या करता है कि उसका जो टूटने का जो रेट है, डिसोसिएशन का रेट है, उसको इतना इंक्रीज कर देता है, इतना इंक्रीज कर देता है कि NaCl और CH3COH एक जैसा बिहेव करने लगता है लिक्विड NH3 में, ठीक है। तो ये जो हम लोग स्ट्रॉन्ग वीक कह रहे हैं ना, इसमें सॉल्वेंट का भी खेल होता है। अगर सॉल्वेंट ना दे रखा हो दैट मीन्स H2O का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट कुछ अलग हो तो एकदम ध्यान से उसके हिसाब से आंसर करना। तो मोस्टली ये लिक्विड NH3 वाला केस पूछते हैं, तो इसमें ये आंसर दोनों ही बराबर एक जैसा बिहेव करेगा, ऑलराइट। अभी मुझे वैल्यू याद नहीं आ रहा था वाटर का, एक तो आयनिक प्रोडक्ट था, हाँ, और एक अभी आएगा, कांस्टेंट भी था, अभी आएगा, वो आएगा, अभी घबराओ मत, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ से अल्फा और सी का तो याद रहता है, लेकिन वी का इस तरह का रिलेशन होता है, ठीक है। अल्फा सी में देखो हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, लेकिन के और अल्फा और वी में हमारा डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अच्छा, आयनिक में एक चीज़ और ध्यान रखना ना, थोड़ा बेस अगर याद रहता है ना, तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में थोड़ा एक इजीनेस जो आता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में जाने में यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगता, बशर्ते कंफ्यूज ना हो किसी पॉइंट पे, है कि नहीं, ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद देखो एक और चीज़, अब देखो अगर मैं ये लिखूँ ना तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ दिस, इनफैक्ट याद भी रहेगा, समझ में क्या है, तो पढ़ ही चुके हो, है कि नहीं। वीक एसिड है ना, तो C1 माइनस अल्फा C अल्फा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम का होगा तो यहाँ पे K एसिड है तो A, बात समझे, ठीक है। तो ये तो बस जैसे अभी ओस्टोल लॉ था, बस सेम वही चीज़ है ना, ठीक है, ओके। अब देखो H+ का कई बार ना हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन जैसे ये वीक एसिड, अगर मैंने HA बोला, मेरे दिमाग में अगर इतना चल रहा है जो कि अब कॉमन है,
ये पॉलीप्रोटिक भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। पॉलीप्रोटिक अगर होगा तो उसके हिसाब से हमें K1 K2 ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे चल लेंगे। पॉलीप्रोटिक वैसे कम पूछता है, मोस्ट केसेस में यही चीज़ आपका यूज़ हो रहा होता है, सेम चीज़, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे इतना चीज़ अब दिमाग में आता होगा ना, वीक एसिड है इतना तो आ गया, ठीक है। अब KaCl2 ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से इतना तो हर बार ही रिलेट होता है, यहाँ समझ में हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि 1 माइनस अल्फा यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा मान लिया हमने कि 10% से कम है, या अल्फा का वैल्यू अगर आप देखो तो 0.1 से कम है, अल्फा इज लेस देन 0.1, ठीक है। मान लो, अच्छा यहाँ पे एक और मैंने ये कह दिया था ना कि भाई चेक करने के लिए हमेशा ही Ka/C आप चेक कर लेना कि ये 0.1 से कम है या नहीं, जो कि पता चल जाता है कई बार, है ना। वैल्यू देख के पता चल जाता है कि हाँ भाई ये तो 0.1 से कम है, हाँ ठीक है। तो आराम से फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो आगे। कहीं पर अगर ये नहीं हो रहा है और आप इसको लेके आगे बढ़ गए तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो पहले ही चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा H+ क्या होगा, यही तो C अल्फा, ठीक है। अब यही लेटर सपोज हमारा वीक बेस BOH हो गया, तो B+ OH माइनस, है ना, तो वहाँ पे OH माइनस के लिए C अल्फा हो जाना है, बात समझे। तो अभी हम लोग ये H+ OH माइनस यहीं से रिलेट कर ले रहे हैं, मेन तो हमारा यही है। वहाँ भी KB जो आएगा वो C⁴ ही आएगा, है ना, लेकिन H+ OH माइनस हम लोग यहाँ से रिलेट कर लेंगे C अल्फा, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहीं पे एक हम लोगों ने बीच में किया हुआ था, लेकिन अलग सा कई बार ना पॉइंट भी लिखवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं तो इसको अलग पॉइंट की तरह देख लेते हैं, जिसपे क्वेश्चन आता है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ अगर पूछ ले, इसका मतलब कोई 2 एसिड दे दे, दोनों वीक हो, और उनका पूछ ले कि बताओ Ka1/Ka2 करके ना, हाँ, लेकिन कंसंट्रेशन अगर बराबर है तब, कंसंट्रेशन बराबर। अच्छा व्हाट इफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो तो कैसे करेंगे? कंसंट्रेशन बराबर है तो सेम हो जाता है। देखो इसको यहीं से इसी फॉर्मूले से कितनी इजीली हम लोग रिलेट कर सकते हैं। दो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ आपको चेक करना है, वीक एसिड है, 2 वीक एसिड है, एक लेटर सपोज HA1 है और दूसरा क्या होना है HA2, ऑलराइट, ये 2 हमने एसिड ले लिया। तो इसके लिए एक्सप्रेशन ये जो इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन तो यही आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ C1 मान लो, α1 मान लो, इसके लिए α1 α2 C1 C2, ठीक है। तो C1 1 माइनस α1 C1 α1, इसको मैं नहीं लिख रही हूँ अभी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैं बस वही लिख रही हूँ, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ऑलराइट, ओके। अब देखो ये HA2 में क्या होगा, H+ प्लस A2 माइनस, है ना, इस दोनों का हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है, किसका क्या मतलब है ना स्ट्रेंथ होगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कौन बेहतर एसिड है, तो H+ ही तो चेक कर लो ना, H+ का अमाउंट किसका ज़्यादा है, बात समझ में आई क्या? तो ये देखो C2 इनिशियली में तो कुछ भी नहीं, बाद में क्या होना है, एक साथ हो रहा है। अगर आप रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हो ना तो हाँ अलग अलग, नहीं मिक्सचर नहीं है ये, अब अलग अलग दोनों, हाँ जैसे कि रिलेटिव जब भी आ रहा है ना, इसका मतलब 2 एसिड को आप कंपेयर कर रहे हो, सिंपली कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट अभी नहीं यूज होगा, है ना। तो ये क्या होना है C2 α2, है ना, इसके बारे में भी नहीं लिख रहे हो, ये भी C2 α2 होगा, ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो अगर यहाँ कंपेयर करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या कंपेयर करना होगा, यही तो है ना, ऑलराइट। जिसका H+ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ हो जाएगा उसका, ठीक है। तो क्या हो जाना है C1 α1 C2 α2, ठीक। अच्छा अब ये जब आपने लिखा है ना, तो इस जगह पर कुछ Ka2 आएगा, कुछ Ka1 आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड जो यहाँ हम लोग बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो होता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन का, बात समझे। अब α1 तो हमें पता है √ओवर ऑफ Ka1 अपॉन C1, व्हाट विल बी α2 √ओवर ऑफ Ka2 अपॉन C2, और C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब बेसिकली √ओवर ऑफ Ka1 C1 बाय Ka2 C2, बात समझ गए क्या। तो अब एक क्योंकि फॉर्मूला ध्यान रहता है बच्चों को कि भाई ये √ओवर ऑफ Ka1 बाय Ka2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ C चेंज हो, यही सब थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लगता है क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आ गया, अब कैसे करें, है ना। लेकिन देखो सिंपल है ना, राइट, बस इतना ही, हमने कुछ नया तो था ही नहीं, बस इतना ही था, दोनों को बस कंपेयर कर लिया, ऑलराइट, ठीक है। चलो फिर से यहाँ पे वो गिवन लेना पड़ेगा कि वो अल्फा इज लेसर देन 0, हाँ अल्फा इज लेसर देन, देखो जैसे ही हाँ जैसे ही C1 आपके सामने है, C1 ये देखो वैल्यू गिवन होगा ना, इस
अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना आप, जैसे तब ऑप्शन, चेक कर लेना। बिल्कुल वैल्यू आपको गिवन होगा, तो जैसे K1 का वैल्यू देख लिया, C1 का वैल्यू देख लिया ना, तो 10 के पावर में इट इज ऑलवेज ईजियर टू चेक, है ना, कंपेरेबल हो जाता है, तभी आपको डाउट आएगा कि भाई मुझे चेक करने की जरूरत होगी, बात समझे, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द केस में अगर वो रिलेटिव वीक एसिड का रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का, क्योंकि अगर नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो ये इतना सिंपल रहेगा ही नहीं ना, और भी टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, वो भी आ जाना है, बात समझे, लेकिन बेसिक यहीं से है, ठीक है। तो देखो हमेशा ही क्या होना चाहिए ना, एक पॉइंट अगर आप ध्यान रखो तो वहाँ से चेंज क्या करना है ये तो भी आपको पता है, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़ होना है उसको कैसे ध्यान रखेंगे, तो ये रहा ना, ठीक है। अभी तक देखो कोई भी नया चीज़ इसमें है ही नहीं, बस वही है, डिवाइड कर लो, अलग दे दिया ठीक है, अलग नहीं दिया बराबर कैंसिल हो गया, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये अभी तक हम लोगों ने देखो क्या क्या देखा, सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में इंपॉर्टेंट क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका नेचर, ठीक है, नेचर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये भी कई बार मिस हो जाता है, इसलिए उस पर, लेकिन आपको ध्यान था, आपने खुद ही बोला है कि नहीं वो सारे पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है ओस्वाल्ड्स लॉ, ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। इसके बाद नेक्स्ट अभी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा वाटर से रिलेटेड, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो वाटर से रिलेटेड क्या आएगा, जैसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट मतलब KW, हाँ आयनिक प्रोडक्ट कह दो, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कह दो, है ना, या फिर अच्छा वो अलग वैल्यू था, वो सर ने करवाया था, मैं भूल गई एक्चुअली, वो एक 1.86 into 10 to the power -16 जैसा था, वो एक्चुअली वो 55.55 को डिवाइड करके वो आपके, हाँ नोटबुक में भी होगा ये, आपका क्या होता है ना, सी अल्फा का, एक बार नोटबुक में भी मुझे लगता है ये आपके हाँ, है, अल्फा का वैल्यू आता है वो, हाँ, ध्यान आया, अल्फा का वैल्यू आता है, नोटबुक एक बार पास में ले लो। नोटबुक में अलग से मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट करके मेंशन नहीं किया था, पर मैंने अल्फा का वैल्यू वही लिखा है, तो हाँ हाँ, अच्छा ये भी अभी हम लोग ना रिलेट कर लेते हैं कैसे आएगा, मुझे एग्जैक्टली वैल्यू इसका याद नहीं है, लेकिन रिलेट करेंगे ना तो ये वैल्यू भी याद आ जाएगा, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है इसका अल्फा, बस वो 55.55 से डिवाइड हो रहा था वो याद है। हाँ और अभी ये W में हम 55.55 को कांस्टेंट में ले लेते हैं। अभी देख लेते हैं वो कैसे आ रहा है। आयनिक प्रोडक्ट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर कम यूज होता है ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट, हाँ, और ठीक है। ऑलराइट, अच्छा अब देखो क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा इसके अंदर भी आ जाते, नहीं तो इसका कुछ खास फार्मूला है जो कि सिंपली यूज करेंगे तो वो मोस्टली याद भी रहता है ना, ठीक है। तो इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन, क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है, तो वाटर H2O H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में होता है ना, तो स्टार्टिंग में आप इसका C जब भी आप चेक करते हो ना वो 55.55 वो तो फिक्स आ जाता है 55.55, ठीक है। और ये क्या होना है, पहले तो कुछ भी नहीं होगा, आफ्टर सम टाइम 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी C अल्फा, दिस विल बी C अल्फा, और ये अभी हम लोग कुछ के इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, बात समझे। तो इस के इक्विलिब्रियम को अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाना है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, ये 1 माइनस अल्फा तो खत्म हो जाना है ना, बात समझे, ठीक है। मान के चल रहे कि अल्फा क्या अभी बहुत बहुत कम है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज़, ये जो H2O होता है ये प्रॉपर प्योर लिक्विड होता है ना, ये H2O प्योर लिक्विड होता है, तो हम लोग क्या इस केस में ये लेंगे या सिंपली इसका फिक्स हो जाएगा, तो डेंसिटी भी फिक्स हो गया ना इसका, तो एक्टिविटी याद आ रहा है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने, है ना, प्योर लिक्विड 1 हो जाता है और प्योर लिक्विड के लिए भी 1 हो जाता है। तो ये जो H2O के लिए हम लोग ये पार्ट लिख रहे हैं, ये पार्ट तो यहाँ पे आना ही नहीं है ना, बात समझ में आई, ठीक है। तो दैट इज हाउ, और ये इक्विलिब्रियम जो है इसके साथ एक चीज़ अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करो तो ये हो जाना है आपका H2O, और ये C अल्फा ना होके अगर टेम्परेचर फिक्स है तो हमें पता होता है ये टेम्पर -7 है, -7। तो जब आप वैल्यू में आते हो ना, हाँ जब आप वैल्यू में आते, ये बात समझ में आ गया ना अभी कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड है, दैट इज वाई यहाँ ये पार्ट आ जाता है, ये जनरल वाला पार्ट नहीं रहता, ठीक है। दूसरा चीज़, C अल्फा भी अलग से ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस करके वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, बात समझ में आई। तो अभी मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, बताना अगर तुम्हें कहीं कोई दिक्कत आ रहा हो तो, ठीक है।
तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका तो फिक्स होना है 55.55, है ना। H प्लस क्या हो जाना है 10 पावर माइनस 7, OH माइनस क्या हो जाना है 10 पावर माइनस 7, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू है ना हमारे पास, तो ये C और अल्फा में जाने की तो भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ आई, ठीक है। और ये जो K इक्विलिब्रियम अभी हमने ले रखा था, K इक्विलिब्रियम इनटू H2O, ये मिलके कहलाता है हमारा KW। ऑलराइट, तो यहाँ से रिलेशन ये सारे होते हैं। KW क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O इनटू, ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा रिलेशन C अल्फा। C अल्फा यही है H प्लस, है ना। अगर हम लोग C अल्फा के टर्म में चले, दोनों में से कोई भी टर्म में हम लोग चल सकते हैं ना, पहले जो लिखा था C अल्फा, या फिर डायरेक्टली क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस है तो ये वैल्यू यूज कर लिया। ऑलराइट, अब इसका वैल्यू हमें पता है क्या है 10 पावर माइनस 7, कब 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये हाँ, सारा काम अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं। और एक चीज़ हमें क्या, हाँ, और एक चीज़ हमें क्या पता है, C पता है वाटर का। व्हाट इज C का वैल्यू 55.55 मोलर, है ना। दिस इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7। बात समझ में आई। तो यहाँ से अगर आप अल्फा निकालोगे तो एक बार वैल्यू कर लेना, मुझे लगता है 10 पावर माइनस 9 के टर्म में कुछ आएगा। 1.8 हाँ हाँ, एक बार ये चेक कर लेना। तो 1.8 और 10 पावर माइनस 9 के फॉर्म में आई थिंक ये वैल्यू। हाँ, 1.8 into 10 to the power माइनस 9 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाता है हमारा अल्फा 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 9। अब 10 पावर माइनस 14 का अगर कुछ कह रहे हो, इसका मतलब ये C स्क्वायर, मतलब वो इक्विलिब्रियम का वैल्यू। हाँ, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर जब आप करोगे तो वहाँ से आ जाएगा C इंटू अल्फा, हाँ, C इंटू अल्फा स्क्वायर कर दो, K इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी 7 से 0.18 आ रहा है, जब हम 10 लेके कर रहे हैं, मतलब -8 लेके। देखो ना, यहीं से आपके सामने अभी लिख देते हैं। जैसे C तो पता है हमारा क्या है 55.55, ये 14 के ऑर्डर में है, -14 के ऑर्डर में है, और वहाँ पे भी वो -7 के ऑर्डर में था। और फिर मतलब डिवाइड करने से हमको 0.18 मिल रहा था, तो उसको स्टैंडर्ड में लाने से और एक करना पड़ा, तो 2 डिक्रीज करना पड़ा बेसिकली। तो यहाँ पे भी 14 से 16 हो जा रहा है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना। जैसे कंसंट्रेशन जो लेंगे, क्या लेंगे 55.55 लेंगे, ये भी तो वही है ना। तो KW जब हम लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O इनटू K इक्विलिब्रियम होता है। ऑलराइट, ठीक है। और अगर आप यहाँ से K इक्विलिब्रियम निकालोगे तो एक C कैंसिल हो जाएगा, तो C इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये रहा आपका अल्फा का वैल्यू, है ना, 19 नहीं है 9 है ना, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 55.55 से, तो समझ में भी आ रहा हो, या भी एक बार चेक ही कर लो, आई थिंक वहीं से वो वैल्यू आ जाना है, ठीक है। हाँ, आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ से सारा डाउट क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ से जो ज़्यादा यूज़ होता है वो देखो क्या क्या है। pH प्लस POH, PKW होगा, ये किसी भी टेम्परेचर पर यूनिवर्सल, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस 7 + 7 14, है ना। तो ये तो इतना यूज़ होता है कि बच्चों को ध्यान रहता है। बात समझ आई, ठीक है। अलग से H प्लस पूछ दिया तो भी हमें 10 पावर माइनस 7 के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ये H2O का जो डिसोसिएशन होता है इसको क्या लेते हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, कैसा टाइप का है ये? डिसोसिएशन हो रहा है तो मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने से एनर्जी लगेगा, ब्रेक होने के। बिल्कुल बिल्कुल एंडोथर्मिक होगा, है ना। अब मैंने ये क्यों पूछा, अल्फा के बारे में अगर मैं पूछूं कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ जो भी आप ले रहे हो, या KW का वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हाँ बिल्कुल। तो KW इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। कौन से फॉर्मूला से रिलेट होता है ये अल्फा वाला से फॉर्मूला से। एक याद है, हटके फॉर्मूला बताया था, है ना, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया हुआ था। हाँ, बात समझ में आई, वहीं से आता है। डेल्टा H, T में ध्यान रखना, T2 माइनस T1 फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे भी K में K2 माइनस K1, ये भी लिख सकते हो डेल्टा H डेल्टा T डेल्टा K, है ना। तो डेल्टा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा H भी रिलेट करना यहाँ से आसान होता है, कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं। तुम्हें तो वैसे वो दिक्कत नहीं है कि एंडोथर्मिक में निगेटिव होगा या एक्सोथर्मिक में निगेटिव होगा, है ना, राइट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लो, हमेशा पता चलेगा कि भाई ये क्या होना है, एनर्जी बढ़ रहा है तो वो एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव ही आना है, निगेटिव होना ही नहीं है। ऑलराइट, ओके। तो अब देखो यहाँ पे प्लस 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 ही तो होगा,
प्लस होगा। ठीक है, तो T2 माइनस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये प्लस हो जाना है। ऑलराइट, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी था ना, फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारा ये सब। अब इसके बाद आता है पीएच कैलकुलेशन। बात समझे? अब इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, तो हम लोग सीधे यहाँ पे ना टाइप्स लिख देंगे। जैसे एक बार खुद से ट्राई करो तो कौन कौन से टाइप्स आपको ध्यान आ रहे हैं, एक बार नोटबुक में लिखने की कोशिश करो, ऑर्डर में, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है ना, ऑर्डर में लिखने की कोशिश करना। और मुझे 1 मिनट टाइम। क्या क्या लिखा है? मैंने हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ, तो उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड, वीक बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एक और केस अलग अलग ही लिख लेते हैं अभी हम लोग, है ना। पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान है ना। पीएच, हाँ, पीएच कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, डायरेक्ट माइनस क्या करेंगे, जैसे पीएच है ना, तो जो भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है तो उसका निगेटिव लॉग ले लो। अच्छा, यही कह रहे थे, डायरेक्ट माइनस ले लेंगे पावर का, इस टाइप से, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लॉग का वैल्यू 1 से 10 तक लिखवा ही रखा है ना, हाँ। 3, 5 और 7 का याद करना, बस 2 का है 0.301, 3 का है 3 का कितना है 0.477, हाँ 0.48 लेके काम कर सकते हो। 5 का है 0.699, 5 भी आप ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा, log 10/2 है ना। 1 माइनस 0.3 कर लो तो 0.9 आ जाता है ना, 0.301 कर लो तो 0.699 आ जाएगा, ठीक है। 0.3 वैल्यू ले लो, 0.7 आ जाना है। याद भी हो गया एक्चुअली, बहुत ज़्यादा यूज होता है एक्चुअली वो, हाँ ठीक है। और फिर है वो 0.845, 847, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से आ जाता है मिक्सचर। अब वो मिक्सचर तो अगर सेम का हुआ तो वो M1V1 प्लस M2V2 करके बाय M1V1 ऐसे करके मोल कंसेप्ट में जैसे था, बिल्कुल बिल्कुल। अगर अलग आ गया तो वो नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन टाइप के n मिक्स लेके, मतलब नॉर्मेलिटी को हाँ इनटू वो मल्टीप्लाई, बिल्कुल बिल्कुल, वैलेंसी क्या है उसके हिसाब से आप यूज़ कर लो, है ना, ठीक है। और माइनस करके बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब अगर दोनों को मिक्स कर दें तब, तो वही बोल रही थी, हाँ इस केस में, हाँ इसके बारे में बता। अच्छा, ये दोनों केस तो एक ही जैसा हो गया, है ना। तो इसमें ओवरऑल आपको चेक करना है कि सब्ट्रैक्ट कर लेना है जो रिमेनिंग है उसका, हाँ ओवरऑल अगर आप वर्ड्स के टर्म में बोलो तो ओवरऑल यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसके हिसाब से हम लोग फाइनल H प्लस या OH माइनस निकालेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग का। स्ट्रॉन्ग पार्ट में इतने सारे पार्ट आते हैं पीएच कैलकुलेशन में, ठीक है। अब वीक पार्ट में अगर आ जाओ तो पीएच कैलकुलेशन कर लो आप वीक एसिड का, है ना।
K minus log C, right. ठीक है। इसके बाद पीएच कैलकुलेशन कर लो आप मिक्सचर का। मिक्सचर में भी यहाँ पे देखो कैसा रहेगा, मिक्सचर में मोस्टली यहाँ ऐसा रहता है कि एक वीक एसिड ले लिया, दूसरा हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, कॉमन आयन इफेक्ट है ना, हाँ राइट। हाँ ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो भी A माइनस होगा या जो सॉरी जो भी H प्लस होगा वही बेसिकली इधर आएगा। हाँ। बात समझ, मैंने काफी लिखा है ऑर्डर जो भी लिखा है। देख लो ये मिक्सचर का क्वेश्चन किया हुआ होगा, CH3COH है, HCl ले लिया है साथ में। मेरे पास एक्चुअली कॉपी नहीं है, वो वाला कॉपी मैं ऑर्गेनिक की कॉपी जल्दी से लेके आई। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो जहाँ से भी देख अभी लो। जरूरत नहीं है, मुझे तो मेनली याद ही है। और ठीक है। ध्यान आ रहा है ना ये कैसे, ठीक है, ये हाँ। टॉपिक ध्यान आ गया तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर मतलब मेन वहां से ही आता है। हाँ, अगर कंपेरेबल अमाउंट्स में हो, अगर कंपेरेबल नहीं हो तो फिर तो वो इक्वेशन लेके आगे मतलब अगर बढ़ना वीक है। एसिड बहुत ज्यादा ले लिया और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड मोस्ट केसेस में, में हाँ मोस्ट केसेस में जैसे आप एग्जाम के लिए, अभी जैसे एग्जाम है ना तो उसमें जनरल वाला केस थोड़ा ज़्यादा आता है। मान लो जनरल केस नहीं रहा तो यू नो उसको कैसे चेंज करना है कि नहीं, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला जो पार्ट है उसी का जो भी मोलारिटी है वहाँ से जो कंसंट्रेशन आ रहा है उस कंसंट्रेशन को हम लोग एक जगह, दोनों को क्या करो सिंपली ऐड करो ना, तो C अल्फा बहुत ही कम हो जाना है, तो वो आपका क्या हो जाना है, नेग्लेक्ट हो जाना है। बात समझे, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट ले लो आप, अब ले लो डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक का केस, है ना। डाइप्रोटिक मतलब H2A टाइप का हो गया, है ना। तो H2A पहले कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस HA माइनस KA1, है ना, HA माइनस KA1, है ना। जनरली KA1 KA2 में क्या होता है, कौन स्ट्रॉन्गर, KA1 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें काफी सारे अच्छे अप्रोक्सीमेशंस रहते हैं। हाँ, जैसे HA माइनस और H प्लस का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू रूट अंडर KA1 इनटू C। हाँ बिल्कुल, हाँ, हाँ और फिर सेकंड कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू KA2 होता है। KA2 हो जाएगा, हाँ। और जो थर्ड होता है वो KA3 इनटू KA2 बाय रूट अंडर वो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा ये सब भी लेकिन आपका जैसे कैसे आता है अभी जो आपने बोला, वो याद रखो, ये तो प्रोसेस से ही आता है ना, जो सेम हो रहा है। जैसे पहले मान लो आपने जो भी AB लिख दिया है, बाद में इस दोनों को A प्लस बी कर दो, यहाँ भी A प्लस बी, यहाँ भी A प्लस बी, और आगे चलते चलो, है ना। हाँ बस बस सेम चीज़ करते चलो, वहाँ से क्या क्या बाहर मतलब डिराइव हुआ है बस उस चीज़, वो तो आपको ध्यान है, ठीक है। प्रोसेस प्लस बस दोनों ध्यान रहने से क्या होता है ना, प्रोसेस में बस ये ध्यान रखो स्टार्ट कैसे हो रहा है, ये ध्यान होगा तो आगे का चीज़ आप बिल्कुल ले आओगे, कनेक्ट कर लोगे, ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद क्या बच गया, अच्छा पॉलीप्रोटिक का केस भी आ ही गया, जैसे 3 तक वही, तो पॉलीप्रोटिक मतलब वैसे हो जाता है, डाइप्रोटिक मतलब 2 का केस चल रहा है ना, ऑलराइट, ओके। अब आई थिंक यहाँ पे पीएच कैलकुलेशन में जैसे एसिड के लिए होता है बिल्कुल सेम तरीके से बेस के लिए होता है, केवल वहाँ पे OH माइनस पहले आता है ना, ठीक है। पीएच अगर आपको निकालना हो तो फिर PKW का हेल्प लो, राइट, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिक्सचर कर दो तब भी तो आ जाएगा ना, मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड, HA1 HA2 को ऐड कर दिया, H प्लस का होता है कॉमन आयन इफेक्ट H प्लस में आ जाएगा। पीएच का फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता शायद, उसमें शायद H प्लस कंसंट्रेशन का जो है रूट अंडर KA1C1 यस यस, प्लस KA2। हाँ देखो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जैसे HA1 एक लिया है, दोनों डिफरेंट एसिड अभी लिया है ना, डिफरेंट एसिड लिया है, इन दोनों को मिक्स कर दिया एक ही जगह है, अल्फा भी अलग होगा, K1 K2 भी अलग होगा, अभी कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत कम है, जैसे KA1 KA2 में कहते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ नहीं कह पाएंगे। तो ये सारे केसेस हो रखे हैं, और इसमें बस ये है कि भाई H प्लस ले लो, कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो दोनों जगह H प्लस का वैल्यू क्या कर देना हमें, सेम, है ना, और उसको कंपेयर करके निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें जनरली डिवाइड करके जब आप देखोगे ना तो वो रेशियो थोड़ा ज़्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है। अल्फा 1 बाय अल्फा 2 टाइप का रिलेशन यहाँ से यूजफुल होता है, बात समझे। तो एक बार वो रिवाइज कर लेना, आपको ये सब दिख जाएगा, नोटबुक लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। मैं नोटबुक रिवाइज ही कर रही हूँ हाँ क्लास से हाँ पहले। हाँ ठीक है, हाँ क्लास से पहले भी कर लो, हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये सब तो प्रैक्टिस एग्जाम ही है ना, मैं एक बार नोटबुक लेके आती हूँ, एक मिनट। ले आओ ले आओ।
आ गए? निकाल लो ये पॉइंट वाला, ये पीएच कैलकुलेशन वाला। और सल्फोनेसिस से पहले रहेगा मिक्सचर ऑफ 2 वीक मोल्ड। वही केस है ना, देखो ठीक है। अब देखो सामने जब आपके रहेगा ना तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा सिमिलर स्टेप। बस लास्ट में ये देख लो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट वाला जैसे कहीं पे दो का रेशियो इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, बस 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 ठीक है। अब इसके बाद मुझे लगता है कि इतना अगर आप ध्यान रख लेते हो ना तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आता है। ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड वीक बेस अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा तो इन सब से थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट रिवाइज हो गया। इसके बाद थोड़ा आगे अगर बढ़ोगे तो अब सॉल्ट के टाइप्स तो ध्यान होंगे ही, सॉल्ट के टाइप्स ध्यान है, ठीक है। उससे पहले जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है वो है न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। बाकी 3 टाइप हाइड्रोलाइज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो तो ध्यान है ना, कैसे वो निकाल लेंगे कि अगर बिल्कुल न्यूट्रल है तो उसको तो मतलब स्टेबल है ना वो सॉल्यूशन में, उसको किसी और से रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। जितना वीक एसिड या फिर वीक बेस होगा उसका कंजुगेट उतना ही उतना स्ट्रांग होगा और वो उतना ज्यादा H+OH- कंज्यूम करने का कोशिश करेगा। बात समझे, ठीक है। तो अब ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि वो क्या करेगा, खुद भी स्टेबल नहीं है, दैट इज वाई वो, हाँ दैट इज वाई, हाँ दैट इज वाई वो क्या करता है आगे जाके, लेकिन वो भी रिवर्सिबल ही होता है उसका। जैसे लेटर सपोज CH3COH है तो वो पानी के पास जाता ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लेके बैठ गया, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन ही होता है, वहीं से फिर Ka आता है, राइट, Ka जो आता है, ठीक है। अच्छा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ जो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उससे हम लोग क्या लिखते हैं KH, उसका वैल्यू नहीं रहता है, उसका वैल्यू नहीं रहता है। ये आपको कैसे निकालना पड़ता है? KW/Ka होता है वो एसिड के केस में वीक एसिड जब रहता है, वीक एसिड जब रहता है, जब वीक बेस रहता है तब KW/Kb हो जाता है, और जब दोनों ही रहता है तब KW/Ka। बस तो ये जो भी सॉल्ट का KH होगा वो इससे रिलेटेड होगा। सिमिलरली अल्फा जो हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं, यहाँ पे अल्फा ना होके क्या होता है H है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सिमिलर है, रूट ओवर ऑफ KH/C हो जाता है ना। जैसे अल्फा क्या होता है, रूट ओवर ऑफ Ka/C है ना, तो ये क्या हो जाता है, रूट ओवर ऑफ KH/C। बस बस बस, तो यहाँ से KH ध्यान से निकालो, ध्यान से रिलेट करो, इसके बाद यहाँ पुट कर दो, बस आ गया। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में ही वो हमने रिलेट कर लिया था कि अगर H3PO4 होगा तो वो वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसके बाद के जो आयंस होंगे वो एवरेज हो जाता है K1 K2 K2 K3 का, हाँ चेन के हिसाब से। अगर आप ध्यान रखोगे कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, कैसे कैसे कहाँ से आगे आ रहा है, तो एक तरफ से डिसोसिएशन होते रहता है, दूसरी तरफ से हाइड्रोलिसिस है ना। डिसोसिएशन या आयनाइजेशन तो एक के लिए टर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के टाइप्स पढ़ लेते हो, ठीक है। याद आ गया ना, ये आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट बफर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो बफर का ना देखो मैं 2 ही टाइप बताती हूँ लेकिन उसके अंदर मल्टीपल टाइप आ जाते हैं, ठीक है। कई बार ना कुछ जगहों पे या कुछ नोट्स में भी ऐसा आप देखोगे, आजकल तो नोट्स भी बहुत मिलता है, राइट। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, एक और 3 टाइप ऑफ बफर बता देंगे, सॉल्ट है ना, उसी के अंदर में लेकिन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एसिडिक बफर बेसिक बफर में ध्यान कैसे रखना है कि ये कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, ये समझने की बात है। वीक वाला जो होगा वही एसिडिक, वैसे हाँ ठीक है। देखो एसिडिक बफर कैसा होगा ना, इसमें मिक्सचर क्या होना है ये ध्यान रखना। हाँ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग, हाँ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सेम ये जो वीक एसिड है ना, सेम वीक एसिड, बस बस ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह बेसिक भी क्या होना है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस, हाँ सॉल्ट ऑफ सेम यही वीक बेस होना है, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल से ध्यान रखना, एग्जाम्पल अगर एक ध्यान रखते हो ना तो भाई हाँ, तो एसिडिक के लिए CH3COH प्लस CH3CONA, ठीक है। ये कैसे भी अगर बन रहा हो, इसके बनने का तरीका बहुत सारा होता है ना,
हाँ, इसके बनने का तरीका बहुत सारा होता है, ठीक है। टाइट्रेशन में यूजुअली दे देते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि कैसे कैसे बन सकता है, लेकिन टाइप में ना जाके ना, जब भी क्वेश्चन रहेगा ना उसमें हम लोग ये चेक कर लेंगे कि कहीं मान लो कोई एक खत्म हो गया, लेट अस सपोज CH3COH है ही नहीं, तो क्या है, केवल ये सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस, सॉल्ट है तो सिर्फ हाइड्रोलाइज ठीक है। करेगा। लेट अस सपोज कुछ ऐसा केस हो रहा है ना, CH3CONA ही खत्म हो जा रहा है, तो वीक एसिड का केस हो गया, हाँ, बात समझे। मिक्सचर में कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसे मोल बन रहे कि इस दोनों का ही कुछ कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, अब ये बफर का केस बन गया, बात समझे। मैम एक चीज कुछ थियोरेटिकल अच्छे पॉइंट्स अगर है वो भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि मतलब मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले बताया था पर मैं भूल गई थी। हाँ, ये मतलब प्रैक्टिस करते करते हाँ, घर पे वो ब्लड जो बफर होता है ना, हाँ तो उसमें बोल रहा था कि क्या है कि जब स्ट्रेस तब कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कम हो जाता है क्योंकि हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, वैसा कुछ था। तो pH of blood rises, pH of blood falls, pH is not affected much, वैसे करके था। हाँ। तो मैंने देखा अरे CO2 कम हो जा रहा है, तब तो एसिडिक कम होगा, फिर मैंने घर पे ही मार्क करके फिर सॉल्यूशन में देखा कि बफर, हाँ हाँ, क्योंकि पीएच, हाँ बिल्कुल, ब्लड जो होता है ना उसका, हाँ उसका पीएच क्या होता है, ध्यान है क्या ब्लड का पीएच? क्लोज टू वो स्लाइटली बेसिक होता है ना, स्लाइटली बेसिक, कैसे गलत बोल रहे याद नहीं है। 7.4 के आसपास मुझे जो ध्यान आ रहा है अभी वैल्यू, है ना, एक बार देख लो, मुझे लगता है नोट्स में शायद मैंने इसका वैल्यू लिखाया है। नेट में देख लो। हाँ एक बार नेट में चेक कर लो, तो नेट में ज़्यादा सही है, आपको दिख जाएगा। स्लाइटली बेसिक होता है क्योंकि स्लाइटली बेसिक है। 3 to 7.5। अच्छा ओके, हाँ तो इसका मतलब मुझे सही ही ध्यान था। 7.3 से कितना है? 7.35 to 7.45। ऑल राइट, इसका मतलब मुझे वो 7.4 के आसपास सही ध्यान आ रहा था, ठीक है। और ये मिल्क का क्या होता है, मिल्क का पीएच, लैक्टिक एसिड होता है ना, कहते हैं ना, स्लाइटली वो एसिडिक ऐसा हो जाता है, ठीक है। और जनरली, हाँ एक बार देख लो तो पीएच ऑफ मिल्क 6.7 to 6.9, स्लाइटली एसिडिक है ना, ठीक है। इसी तरह अगर आप अलग अलग देखो ना, जैसे साइट्रिक फ्रूट्स का भी तो स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन हमारे बॉडी में जाके उसका इफेक्ट कैसा होता है, एल्केलाइन का इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे, जैसे हम लोग नींबू पानी क्यों पीते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो एसिडिक है ना। अगर हमारा ब्लड का पीएच थोड़ा भी एसिडिक में चला गया ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ बीमारी है, सिंपल सा ये चीज़ है, ठीक है। स्लाइटली बेसिक होना चाहिए। सिमिलरली सॉइल भी स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होगा, स्लाइटली रहता है। हाँ ये जहाँ जैसे एसिडिक हो गया, इसका मतलब अब आपको उसमें कुछ ना कुछ यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो फर्टाइल नहीं रह पाएगा उतना। यूजुअली COH होल्ड यूज करते हैं। COOH होल्ड, CaOH होल्ड, यस ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आपका ब्लड से रिलेटेड वो क्वेश्चन, अच्छा आंसर आ गया था या उसमें आप कुछ डिस्कशन आ गया था, मैं बोल रही थी ऐसा टाइप। अच्छा, रिलेट कहाँ से हो रहा था वो है ना, हाँ ब्लड जो ना बफर होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसलिए होता है ना कि अरे भाई कभी अगर बाहर का कुछ आपने खा भी लिया, जो हो सकता है हमारे जैसे होता है ना कई बार कि भाई एसिड हो गया, ऐसे नॉर्मली बोलते हैं ना भाई कि स्टमक में इट इज़ फीलिंग, मतलब एसिडिक फीलिंग आ रहा है, डिफरेंट, हाँ एसिडिटी का प्रॉब्लम सा फील हो रहा है, बात समझ में आई। तो अब वो एसिडिटी आ गया, इसका मतलब प्रॉब्लम को भी सुना है, बेसिसिटी टाइप का फील हो रहा है, मतलब है ना, बेसिक हो गया है। बेसिसिटी तो टर्म अलग यूज़ करते हैं ना हम लोग केमिस्ट्री में, बेसिसिटी ऑफ एसिड इज डिफरेंट, राइट, है ना। हाँ तो बेसिक से दिक्कत नहीं आती है, जैसे एसिडिक अगर थोड़ा इन्वायरमेंट आ गया, इसका मतलब अब आपको थोड़ा ना थोड़ा वहाँ पे डिफरेंट फील होगा। इनफैक्ट हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा एल्केलाइन ही रहे, नींबू पानी सब भी जैसे पीते हैं तो उसका इफेक्ट हमारा एल्केलाइन होता है, बात समझ में आई। तो बहुत सारे, जैसे आजकल ये टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन में मोस्टली होता है कि भाई कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनका एल्केलाइन इफेक्ट है, क्योंकि वो सारे थोड़े ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। तो मोस्टली जो वाटर बेस्ड जो भी फ्रूट होते हैं ना, मोस्टली फ्रूट तो वैसे ही होता है, क्यूकम्बर ले लो, ये सब वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, है ना। इधर एक फूड ककड़ी ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो उसको, हाँ मस्क मेलन जानते होगे, राइट, उसमें भी वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है और इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है। तो इन सब का थोड़ा एल्केलाइन इफेक्ट रहता है, ओके, हाँ ठीक है। अच्छा अब आगे आते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे किस बात पे, कि ये जो एसिडिक बफर होगा कैसे कैसे बन सकता है, बात समझे। तो ऐसा पॉसिबल है कि पहले अगर हमारे सॉल्यूशन में CH3COH है, उसमें कुछ अमाउंट में हमने क्या डाल दिया, टाइट्रेशन, धीरे धीरे हमने NaOH उसमें डाला। अब NaOH तो देखो डायरेक्टली हमने ये दिया नहीं है, NaOH का अमाउंट अगर कम होगा
तो भाई तो वो भी रिमेनिंग होगा, थोड़ा सॉल्ट भी फॉर्म हो गया होगा उसमें। तो हाँ वो अभी मतलब 10-15 सेकंड में हो जाता है वो, पीके प्लस रेशियो करके वैसे हो जाता है, सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है। अच्छा, ध्यान रहता है ना, वो फॉर्मूला याद रहता है, राइट? हाँ हाँ, ठीक है, हाँ सिंपल है ना, इसमें तो एक ही स्टेप ही है, बस वहीं से रिलेट करो, एक तरफ सॉल्ट लिखो एक तरफ एसिड लिखो, काम हो गया, है ना? जैसे एसिडिक बफर है, राइट? ठीक है, तो देखो ये याद है ना, या फिर मैं थोड़ा लिख दूँ? CH3COH याद है ना? हाँ ठीक है, गुड गुड। अब बिल्कुल इसी तरह डायरेक्टली पीएच ऑफ बफर आ जाता है, POH ऑफ बफर आता है हमारा, है ना? पीएच डायरेक्टली नहीं आता, यहाँ से POH आता है। हाँ, पीएच निकालना हो तो 14 में से माइनस करना होता है, बिल्कुल। पीकेबी माइनस पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय दिस, और फिर पीओएच आ गया तो 14 से सब्ट्रैक्ट माइनस कर दो, ऑलराइट? ठीक है, तो ये आ गया बफर का केस। इसमें इंपॉर्टेंट ये पार्ट ध्यान रखना, कई बार ना यहाँ से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है जो कि इजी होता है, लेकिन बच्चे उसमें थोड़ा गलती कर देते हैं, वो इसी पे बेस्ड होता है कि ये कैसे बन रहा है। तो उसमें हमेशा ध्यान रखना, एसिडिक बफर है तो इस टाइप का ही केस होना चाहिए। तो जो भी आपका वीक एसिड या फिर उसी वीक एसिड का बेस सॉल्ट जो बन रहा है उसको बना लेना पहले, और उसका अमाउंट लिख लेना मोल का, कि हर एक केस में क्या बन रहा है। ठीक है, तो इस केस से जब इस तरह से जब आप एनालाइज करोगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आपसे सही होने हैं, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये प्रिपरेशन का मेथड क्या क्या होगा, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, आप आराम से चेक कर सकते हो, है ना? कई बार ये होता है कि भाई वीक एसिड शुड बी ग्रेटर देन दिस, क्वेश्चन करना मतलब टाइट्रेशन कर्व बनाना, वैसा टाइप का क्वेश्चन करने से सबसे बेस्ट है। अच्छा हाँ, टाइट्रेशन कर्व जो उस पे बेस्ड जो आता है ना, कि भाई 2 3 आ रहा है तो कितने सारे इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे उसमें, राइट? रिलेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से ना कई बार ना कुछ अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आपका एनालिसिस कहाँ से रिक्वायर्ड होता है, ग्राफ से, लेकिन बहुत कम टाइम लगता है उस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, ऑलराइट? क्या ये कर्व है कितना बेसिसिटी है? हाँ, बेसिसिटी नहीं, इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में पूछ लेगा, कि वो आपको लाइन दिया हुआ रहेगा कि Ka1 इस जगह पे वो है ना, ऐसा फ्लैट हो रहा है जहाँ पे भी, इसका मतलब इक्विवेलेंस आ रहा है, रिलेट हो रहा है ना? ठीक है, तो वो कौन कौन से एसिडिक मीडियम में हो रहा है या बेसिक मीडियम में हो रहा है, वहाँ पे इक्विवेलेंस आ रहा है, या फिर मतलब जब ऐसे स्ट्रेट, ओ सॉरी मैंने उल्टा बोला है, 7 के पास में फ्लैट जब भी हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे तो अब कांस्टेंट चल रहा है ना, अभी वही पार्ट ज़्यादा आ रहा है, बफर टाइप का होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ पीएच आपका ज़्यादा बदल नहीं रहा, मैंने उल्टा बोल दिया था, सही पीएच ज़्यादा बदल नहीं रहा है ना वहाँ पे, पीएच सबसे ज़्यादा चेंज होगा जब आपका, हाँ बिल्कुल कम टाइम में बहुत, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ऐसे होके एकदम बिल्कुल सीधे ऊपर चला जाता है। जैसे NaOH और HCl का टाइट्रेशन कहीं से भी करो, NaOH से अगर आप करोगे तो ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, है ना, ऊपर से ऐसे डायरेक्ट नीचे आ जाता है, बिल्कुल थोड़े से वॉल्यूम के चेंज में ना स्टीप चेंज आता है ना? ध्यान आ रहा है ना? 10 ml ले लो, 20 ml ले लो, 30 ml ले लो, फिर 39 लो, 39.1 लो, 39.9 लो, 40 लो, है ना? मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको चेंज बहुत ज़्यादा दिखता है, राइट? ठीक है, हाँ। अब इसके बाद फिर वहाँ से इक्विवेलेंस पॉइंट वाला पार्ट, और फिर कब बफर का रेंज आ रहा है वो वाला भी पार्ट वहाँ से आ सकता है। बफर रेंज है मतलब pKa ±1 जो होता है ना, वही तो रेंज है। बफर कैपेसिटी उसके लिए टर्म यूज करता है ना एक्चुअल, बफर कैपेसिटी, ठीक है ना? इसके बाद में ये बफर कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? ठीक, तो उसका फॉर्मूला याद रहता है, उसके 1-2 पॉइंट्स है कि भाई कब ये मैक्सिमम होगा, जब दोनों का अमाउंट बराबर हो, मैक्सिमम जब हाफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना? pH pKa हो जाता है, मतलब वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है, सॉरी इंडेक्स कैपेसिटी मैक्सिमम, बफर कैपेसिटी जो होता है या बफर इंडेक्स बोल दो, ठीक है? बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स, दोनों में से कुछ भी टर्म यूज करते हैं, ठीक है? ये आपका यहाँ से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, लेकिन ना जैसे पहले क्या होता था ना कि पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आता था, तो उसमें इसके आने का चांस ज़्यादा था, एक क्वेश्चन इससे दे दिया, ठीक है? लेकिन छोटा सा टॉपिक है, एक फार्मूला है, उसको बस ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब तो ये सब हो ही गया, सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा, इसके बाद एक और अगर इसी कंटिन्यूएशन में देखो तो इंडिकेटर यहीं पर पढ़ाते हैं, है ना? इंडिकेटर थ्योरी फेनोप्थिलीन के लिए, मिथाइल ऑरेंज, सेम वे में ये आगे बढ़ता है, फिर फेनोप्थिलीन वीक एसिड होता है, HPH, मिथाइल ऑरेंज वीक बेस होता है, MeOH, इस तरह से लिखते हैं, है ना? तो इसका pH और इसका pH, इसमें pH का रेंज होता है ना, मिथाइल ऑरेंज एक्चुअली
मिथाइल ऑरेंज इज बेटर सुटेड फॉर थोड़ा एसिडिक टाइप का जो है 3 से 4 वैसा कुछ 4.7 लगभग आप ऐसा ले लो 3.5 से ना 4.5 तक ऑलमोस्ट वाला वैल्यू, ठीक है। हाँ 3.5 से 4.5, 4.5 क्या थोड़ा फेनोल्फिनिन का ज़्यादा भी ले लो, ये 4.5 सब तक में भी ना 4.75 सब तक भी अच्छा काम करता है, ठीक है। 4.75 ले लो, ठीक है। और ये इसका रेंज क्या होता है? इसका 8 तक जाता है। नो नो नो, 8 to 10, 8 to जनरली 10 8.2, हायर देन 8, 8.2 से लेके 10 के पास आसपास तक, ठीक है। तो ये बेसिक में बेसिक में ही ये चेंज करेगा, अगर 7 से कम है तो हमेशा बताएगा कभी और करते जाओ और करते जाओ, रिएक्शन हाँ है कि कुछ नहीं? है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बात समझे। इसलिए तो ये वो अपना वीक एसिड वाले में मिथाइल ऑरेंज यूज होता था टाइट्रेशन में, डबल टाइट्रेशन में। कलर चेंज क्या होता है इसमें? इसमें कलरलेस रहता है, एसिड में न्यूट्रल में भी कलरलेस रहता है, एसिडिक में कलरलेस रहता है, और जब बेसिक चला जाता है तब पिंक हो जाता है। तो ये तो पिंक होता है 8 से पहले ये हमेशा एसिडिक बताएगा, तो हमारा जब 7 आता है तो इसके लिए तो ये एसिडिक ही है। कलरलेस रहता है जब बेंजोइक फॉर्म, वो वाला पार्ट ठीक से याद नहीं रहता है, क्विनोइड फॉर्म में पिंक हो हाँ, जाता है। क्वीनॉइड फॉर्म में ये आपका पिंक हो जाएगा। उसमें एक में क्या होता है, एच एंड मतलब एक में एच चला जाता है एंड उसकी वजह से, लेकिन ये एरोमेटिक मतलब कंजुगेशन होता है पूरे हाँ, जगह उसमें ज्यादा में। कुछ था नहीं, हाँ मतलब ज्यादा कुछ बताया नहीं था, बस स्ट्रक्चर लिख दिया था, कलर लिख दिया। हाँ, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा लार्ज होता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर में देखोगे ना तो एन के पास से एच हटता है, हाँ मेरे इसका पास थोड़ा। इसका स्क्रीनशॉट है, वो एक मैं आपको भेज देती हूँ। हाँ, वो मैं देख के मुझे ये ध्यान है, इसमें एन डबल बॉन्ड एन, एन एच डबल बॉन्ड एन वैसे होता है, तो एक जगह से एच यहाँ से हटता है, और इसमें क्या है ना, रिंग रहता है, 2-3 रिंग रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इस मैंने तरह आपको से। शेयर कर दिया। ठीक है ठीक है, मैं चेक कर लूँगी उसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट ये था। और ये क्या है 4.75, या लेटर सपोज ये 5, 5.5 तक का भी अगर हम लोग रेंज रखें ना, तो 5.5 भी तो एसिडिक ही है ना सारा का सारा, लेकिन 5.5 के बाद ये बताएगा क्या कि ये बिल्कुल बेसिक हो चुका है ना। तो ये इसलिए ये 7, weak के लिए हाँ, वीक एसिड के लिए ये सही काम करेगा। ये हमारा किसके लिए काम कर पाएगा, बेसिक रेंज, हाँ बेसिक रेंज में जाके ये काम करता है, ये एसिडिक रेंज में काम करता है, बात समझे, ठीक है। तो सॉल्यूशन के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि वहाँ पे कौन सा इंडिकेटर सही होगा। तो कैसे पता चलता है, यही पीएच रेंज से ही हम लोग पता करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास अगर नोट्स अभी हो, अभी नोट आपके पास है ना? परसीव कर पाते हैं कब हाँ चेंज होता बिल्कुल है। बिल्कुल, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन एक बार देख लेना। अच्छा, क्वेश्चन वही कैसे आता है, क्वेश्चन मुझे याद आ रहा था वो, पर मैंने देखा नहीं। आई एन माइनस अपॉन एच आई एन है ना, अभी एक बार देख लो। उसमें काफी सारे क्वेश्चन हुआ था, 99%, 90% वैसे करके। वो जस्ट इसी चीज़ के लिए इतना सारा क्वेश्चन किया था कि वो रियलाइजेशन हो कि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है ना, किस टाइप का चेंज हो रहा है। तो काफी क्लियर था वो क्वेश्चन एक्चुअली। आई थिंक ना ये टॉपिक के बाद हुआ था, जहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन एक साथ हुए हैं ना, सॉल्युबिलिटी से पहले हुआ होगा, एक बार देख लो। अच्छा अच्छा, नहीं ratio of iron is 10 what is the percent? 1:10 का रेशियो होता है, तब जाके पता चल पाता है ना, नहीं तो हम लोग परसीव ही नहीं कर पाते। अच्छा, कलर चेंज के हिसाब से ना फेनोप्थलीन का कलर चेंज इजी दिखता है विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पे एक कलर से दूसरे कलर में चेंज हो रहा होता है, येलो से ऑरेंज में चेंज हो रहा होता है ना, ठीक है। यहाँ कैसा दिखेगा, यहाँ एक बार आपको ऐसे भी दिखेगा जैसे कलरलेस सॉल्यूशन है ना, एक ड्रॉप डालो आपको ऐसा दिखेगा पिंक आया, फिर वो डिजोल्व हो गया, ठीक है। मतलब हाँ, शुरू हो रहा है, ठीक है। तब भी हम लोग 1-2 ड्रॉप कॉशियस हो जाते हैं उस समय, जल्दी जल्दी ड्रॉप नहीं डालते, स्लोली स्लोली ऐड करते हैं, लेकिन फिर थोड़ा शेक करना पड़ता है कि ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ड्रॉप आया पिंक आ गया मतलब हम लोग बंद कर दें, वो नहीं करते। पूरा पूरा सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियसली एक कलर का दिखना चाहिए, ठीक है। कलर के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि वो आपका सॉल्यूशन एक कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो फ्यू मोर ड्रॉप्स आर नीडेड, ठीक है। इसमें वो चीज़ फील कर पाना उतना ईजी नहीं होता, क्योंकि इसमें एक कलर से दूसरे कलर को आप देख रहे हो, लेकिन वही रेशियो 1:10 अगर ले लोगे तो यहाँ भी पूरा सोल्यूशन हो जाता है, यहाँ भी पूरा सोल्यूशन कलर आ जाता है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन पूछ दे तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, कलर ब्लाइंड ये वो अगर है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, है ना। प्रैक्टिकल है ना ये सब, राइट, टाइट्रेशन से रिलेटेड है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो उसका एकदम होता है ना IQ के हिसाब से अभी आंसर करना है, उस तरह से करना है, ठीक है। मैंने कभी प्रैक्टिकल तो किया नहीं है, स्कूल तो जाती नहीं, और जो स्कूल है उसमें तो कुछ पता नहीं है। बट सिंपली अगर मतलब इसका है भी ना, तो यही बात एक रहता है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसी वजह से बताया है, क्योंकि यही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। बाकी सब आप जब करोगे ना, वैसे ये आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तब भी होता है,
तो अभी करो ना मैंने अगर, YouTube में 2-3 वीडियो देखा था हाँ फिर हाँ, भी। बस तो एक रियलाइजेशन तो आ ही जाता है ना। क्या हो रहा है थोड़ा तो देख के तो समझ जाते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकली जब आप देखोगे ना, आई थिंक वीडियो भी तो आजकल बहुत क्लियर रहता है, तो वो फर्स्ट हाँ ड्रॉप जबकि वो आके पिंक हो रहा है फिर वो चला जा रहा है, ये भी चीज़ दिखाते ही होंगे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल होता है, जब आप करोगे ना तब आप देखोगे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, एक ड्रॉप आया फिर तुरंत वो चला गया, फिर दूसरा ड्रॉप आएगा थोड़ा ज़्यादा देर रहेगा, फिर इस तरह से होगा, फिर 3-4 ड्रॉप डाल दो, फिर वो पूरा का पूरा एक जैसा लाइट पिंक हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े यहाँ से, थोड़ा रिवाइज कर लो। हाँ, मैक्सिमम पीएच होता है pKin +1 और मिनिमम pKin -1, ठीक है। रिलेट हो रहा है ना कैसे, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये तो फटाफट, देख लीजिए, अभी हो रहा है ठीक है, सिंपल यहीं से मतलब आपको अभी नोटबुक में ना साफ साफ सामने लिखा हुआ है कि भाई कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला देखोगे ना तो यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूला ना कि एग्जाम से पहले फॉर्मूला को रट के जाना, तो यार मतलब रट के क्या रिवाइज भी करके जाओ ना तो कई बार लगता है कि यार मतलब थोड़ी देर के बाद ऐसा फील आता है कि याद है या नहीं याद है ना। तो कंसेप्ट पे जब आप पकड़ते हो ना तो वो आपको ध्यान रहता है। हो रहा था मुझे कल रात, मुझे पता है मैंने काफी सारे क्वेश्चन किए, मतलब अभी के लिए काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि स्टिल पता है एक क्वेश्चन में सॉरी एक चैप्टर में अगर आप टोटल 300-400 क्वेश्चन अगर अभी तक आपने कर लिया है, जो कि सोचो एडवांस वाले क्वेश्चन अभी हमने नहीं लगाए हैं और वो आपको गिवन भी है पहले से ही है, मेन वाला ही सारा है, ठीक है। कंसेप्ट आपका कंप्लीटली पढ़ा हुआ है, लेकिन केवल मेन के पार्ट में भी अगर आपने 300-400 क्वेश्चन या 300-350 क्वेश्चन तो हो ही चुका होगा सब मिला के। नोटबुक में भी इतने सारे क्वेश्चन है, उसको भी काउंट करोगे ना तो 40-50 क्वेश्चन तो तुम्हारे नोटबुक में होंगे सब अगर काउंट करोगे तो, है ना। तो अच्छे खासे क्वेश्चन अभी हो चुके हैं, लेकिन इसमें ध्यान कैसे रखना है ना, कंसेप्ट क्या था वहाँ से कैसे आ रहा है, तो वो उस पॉइंट से रिलेट करोगे ना तो फिर मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको, इसलिए मैंने आपसे कहा था कल कि थोड़ा दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। और रिवीजन जैसे कि फिजिकल पार्ट में रिवीजन इसी तरह से करना चाहिए, एक होता है ना माइंड मैप आपका बनना चाहिए कि भाई आपके चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है तो आप रिलेट कर पाते हो। बुक से थ्योरी पढ़ के ना मतलब और ज्यादा अजीब अरे लग उसमें रहा कई बार क्या होता है ना, जितना डिफरेंट बुक पढ़ोगे ना थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज अलग होता है, लोग अरे ये नया, लेकिन सब आप रिलेट कर पाओगे, है ना, लगेगा कि ये एक नया लाइन है, ठीक है। तो उस वो होता है, और खासकर अभी एग्जाम है ना, हर एक एग्जाम का प्रेशर होता है, पता है आपको, पता है कि ये प्रैक्टिस टेस्ट है बट स्टिल कितना प्रेशर है। तो सोचो वो फाइनल टेस्ट के पहले कितना प्रेशर रहता होगा ना, 2-3 महीने, बात समझ आई। उस समय जनरली बोर्ड भी होता है बच्चे का, तो पहले बच्चे बोर्ड के लिए परेशान रहते हैं, फिर है ना सारा रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा, इसलिए जैसे मैं बीच बीच में पूछती भी रहती हूँ ना आपसे डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, राइट। तो अभी तो चलो आपका 11th का है, लेकिन 11th में जैसे आपने आगे मतलब होता है ना आगे आए हो, यही चीज़ कंटिन्यू होता है थोड़ा स्पीडअप होके क्लास 12th में, आपको खुद से पता चलेगा ये बात, ठीक है। अभी जो भी चल रहा है ना ये थोड़ा और स्पीडअप के हिसाब से आपका चलेगा, उससे आपको एकदम पता नहीं चलेगा टाइम वाइम क्या चल रहा है। वैसे अभी भी आपका बहुत बढ़िया एक है ना, लेकिन इसको बस एक डायरेक्शनल वे में एक होता है ना जो कि ऑलरेडी आपका है, और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा नंबर, हाँ जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कर पाओ 12th में तो कम्प्लीटली वहीं पे ध्यान रखना है, ठीक है। और मुझे लगता है सिलेबस भी आपका हर तरीके से बिल्कुल मतलब एक होता है ना सही डायरेक्शन में। फिजिक्स में भी ग्रेविटेशन हो रहा है, ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन भी एक दो वीक में हो जाएगा। वो तो अच्छा भी चैप्टर अच्छा लगता है ना ये ग्रेविटेशन एक्चुअली। हाँ ग्रेविटेशन एक्चुअली कंपैरेटिवली काफी इजी लग रहा है, क्योंकि ज्यादा मतलब कोर मैकेनिक्स जो है, मतलब जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है उसमें काफी कुछ ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ग्रेविटेशन का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा टाइप का है कि मतलब उतना ही है, एस्केप वेलोसिटी, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ लंबा मतलब डिस्टेंसेस बहुत लार्जर आते हैं, लेकिन समझ में आता है। अच्छा अर्थ मून के बीच का बात हो रहा है, मार्स और इसके बाद का हो रहा है, अच्छा लगता है, अच्छा चैप्टर है ना। वर्क पावर एनर्जी भी अच्छा फील देता है। चलो आगे आते हैं, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। सॉल्युबिलिटी निकाल लो एक बार। सॉल्युबिलिटी में तो देखो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन क्या क्वेश्चन से ही बताया हुआ है नोटबुक में ना। टॉपिक निकाल लो, वहाँ से फिर फटाफट रिलेट होता चला जाएगा, है ना, ठीक है। तो ध्यान आ रहा है व्हाट इज एस, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद आगे जाके ये टॉपिक बता दो, क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअली था ना, तो क्वेश्चन से आपको देख लेना है कहीं पे कॉमन आयन, हाँ कॉमन आयन, कुछ क्वेश्चन तो पहले एस पे ही होगा, 4 क्वेश्चन एस पे है, ठीक है। जैसे कि AgCl हो गया, या फिर वो जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप देख लो ना कि कितने आयन आ रहे हैं, सॉरी कितने मतलब जैसे ये कैसे टूट रहा है, Ag प्लस Cl में टूट रहा है, तो क्या हो जाना है KsP(S²), यही हो जाना है, ये तो सॉलिड है, राइट। तो ये जो इक्विलिब्रियम का आता है इसी को क्या बोलते हैं,
KSP स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट्स के लिए यूज़ होता है ये, है ना, राइट। ठीक, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, लेकिन इसका वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो बहुत ही कम आता है, 1 के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम आता है ना, कई बार 10 पावर -2, 10 पावर -4 इसके टर्म में आपका S का वैल्यू आता है, उससे भी कम हो सकता है, राइट। अब यहीं पर ये सिंपल AgCl बहुत कॉमन फेमस टाइप का ये एग्जांपल है ना। मान लो AXBY हो जाए तो उसके हिसाब से आप देख लो, है ना, ठीक है। तो ये पार्ट तो याद आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आता है कॉमन आयन इफेक्ट। देखो उसका क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट है इसका, उसका 2 क्वेश्चन है। हाँ, मैंने देखा है ये क्वेश्चंस, मैंने देखा है। बिल्कुल, ये तो वैसे ही है ना, कॉमन आयन इफेक्ट मतलब एक एक्स्ट्रा आयन डाल दो, उसका थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में, जैसे होता है ना, मेजर वही है। तो S के जगह पर S प्लस वॉट एवर, लेटर सपोज ये 0.1 मोलर है, तो जनरली S के रिस्पेक्ट में ना 0.1 मोलर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि नहीं। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम लोगों ने केस देखा था आज ही, वीक एसिड प्लस H, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर हो गया, बिल्कुल उसी तरह से ना। तो जो आयन कॉमन है उसके हिसाब से S प्लस उसका पार्ट, उसका वैल्यू ले लो, है ना। तो मेजर वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, उसका वो वैल्यू ले लेना है और फिर सॉल्युबिलिटी निकालना है। ठीक है, ये तो हाँ, ये मोस्टली क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट, तो ये ऑलमोस्ट 0.1 आ जाता है, ठीक है। हाँ, ठीक, तो कॉमन आयन इफेक्ट स्पेयरिंगली सॉल्युबल है। हाँ, ठीक है। ये एक्चुअली इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो AgCl है, अभी जो हमने एग्जांपल ले रखा था, Ag प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूट रहा होता है, राइट। लेटर सपोज कुछ ऐसा हमने Cl माइनस का सोर्स ले लिया ना, कि जहाँ से ये Cl माइनस आ रहा है, लेटर सपोज 0.4 मोलर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, एक्चुअली इस इक्विलिब्रियम को ये पीछे की तरफ बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी तो ये चीज़ था, यही है ना कॉमन आयन इफेक्ट। किसी एक का अगर आपने अमाउंट बढ़ा दिया तो क्या करेगा, उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट होने लगेगा ना। KSP पे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? KSP नहीं, KSP तो सेम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर नहीं बदला है, तो ये तो बस ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ का यूज़ होता है ना सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में। अगर ये पीछे जाने लगा, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन आपको ज़्यादा दिखने लगेगा ना। अच्छा हाँ, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन आप थोड़ा डिस्कस कर दीजिए उसमें। एक क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन के हिसाब से, मैग्नीशियम और वो 3-4 आयंस है ना, हाँ, ठीक है। वो क्वेश्चन समझ में आ रहा था, पर क्वेश्चन के फॉर्म में देखो, एक बार वो फोटो लेके मुझे भेज दो तो, अभी आप भेज सकते हो ना फोटो। हाँ, आई थिंक उसमें Ag प्लस का कुछ लेके क्वेश्चन था, Ag प्लस भी था, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। मतलब मैंने PDF भेजा था, मैं PDF अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, मैं PDF भेज दो तो PDF तो मैं चेक कर लेती हूँ, तो मेरे पास भी होना चाहिए। यहाँ पे मिला था, ये शायद क्वेश्चन था। हाँ, ये मिल गया, सेंड कर देना तो मुझे। एक सेकेंड है, मैं फ़ोन लेके आ जाती हूँ। सर, फ़ोन है मेरा। भेज दिया है क्या? हाँ, जा रहा है। गुड। क्वेश्चन 1 एक बार अभी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियल देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है ना, क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज कर लो, इसमें आपको ना समझ में आ जाना है कैसे क्या हो रहा है ना। सॉल्यूशन तो आपके पास है ही, राइट। क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज कर लो। तो इनिशियली ये गिवन है ना, इतना पार्ट देखो गिवन है, सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और इनिशियली ये वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, टू दिस सोल्यूशन AgNO3 इज एडेड। अब देखो AgNO3 को अगर ऐड किया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, Ag प्लस Cl माइनस के साथ भी प्रेसिपिटेट कर सकता है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट।
AgBr भी बना सकता है, AgI भी बना सकता है ना, डिपेंड करेगा कि अब किस कंसंट्रेशन पर क्या क्या होना है या पहले कौन सा होना है। जो सबसे कम कंसंट्रेशन पे लेने पर ही प्रेसिपिटेट कर जाएगा वो सबसे पहले कर जाएगा, है ना, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब जब वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो भाई बाकी दो ही तो बचेगा ना, बाकी दो ही बचेगा सोल्यूशन में। और उस दोनों का, क्योंकि भाई अभी दूसरे के साथ प्रेसिपिटेट हुआ है तो उस दोनों का इनिशियल जो कंसंट्रेशन था वो कंसंट्रेशन लेके हम लोग आगे चल जाएंगे ना। एक मिनट, ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन है ना? देखो क्वेश्चन में नीचे कहां पे लिखा था, मैं अपने खुद भी मतलब पीडीएफ ले लूं। ये ना मुझे ध्यान आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी जब मिल गया ना, बाद अ नंबर ऑफ क्वेश्चन ही उसके बाद हुआ है ना, दिख गया है, मिल गया नोटबुक में। हाँ ऑलराइट, ठीक है। जिसका केएसपी लीस्ट है वो मतलब सबसे कम अमाउंट में रहने से प्रेसिपिटेट कर जाएगा। अच्छा अभी आप थोड़ा सा, आपको रिलेशन ध्यान आ रहा है लेकिन कंप्लीटली वहां से ना रिलेट करके आप ये चीज देख लो ना। देखो केएसपी का वैल्यू गिवन है, केएसपी का वैल्यू गिवन है, तो केएसपी का क्या मतलब, यही पार्ट तो है ना, ठीक है। मेनली प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट ही जाएगा। हाँ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Cl माइनस के लिए तो 10⁻⁻² गिवन है। हाँ सर, बात समझ में आई ना, ठीक है ऑलराइट। और केएसपी का वैल्यू गिवन है AgCl के लिए, केएसपी का वैल्यू गिवन है AgBr के लिए, केएसपी का वैल्यू गिवन है AgI के लिए। तो ध्यान से देखना है, इधर थोड़ा हम लोग प्रोसेस पे बात कर रहे हैं ना, क्योंकि बात तो उतनी ही होगी लेकिन वहीं पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है जहाँ से सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन आ जाता है। कई बार ना टर्म ही इतना बड़ा हमारे दिमाग में आ जाता है, लगता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सॉल्व कैसे होगा हम लोग थोड़ा उस पर अभी फोकस करेंगे, ऑलराइट। तो देखो KSP AgCl के लिए क्या गिवन है, AgCl के लिए 10⁻10 10⁻10 राइट। तो ये इक्वेट किससे होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यही लिखेंगे ना सीधे। S के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्टली हमने ऐसे लिखा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जो रिक्वायर्ड होगा किसको प्रेसिपिटेट होने के लिए, AgCl को प्रेसिपिटेट होने के लिए, वो क्या हो जाना 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻²। बात समझ में आई। बिल्कुल सेम स्टेप हम लोग KSP AgBr और Br माइनस का वैल्यू यूज करके कर सकते हैं। KSP AgI और I माइनस का जो कंसंट्रेशन है उसको यूज करके जो सबसे कम होगा, हाँ सबसे कम Ag प्लस है ना, तो सबसे गुड समझ में आ रहा है ना। फिर उससे ज्यादा लेवल जब हो जाएगा तो अब देखो अब सेकंड वाला प्रेसिपिटेट करेगा। तो सेकंड वाला के लिए भी मतलब हाँ सेम करके तो करना है ना, सेम करके। क्योंकि देखो ना यहाँ पे AgNO3 है तो Ag क्या करेगा, एक बार Cl माइनस के साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा, एक बार Br तो एक्सेस में है ना, वही तो धीरे धीरे वो ऐड किया जा रहा है ग्रेजुअली। बिल्कुल देखो यहाँ लिखा है टू दिस सॉल्यूशन AgNO3 इज एडेड ग्रेजुअली। तो सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे कर ही लेते हैं, ये देखो क्या है 10⁻10 अपॉन 10⁻2 है और 10⁻17 तो देखो सबसे कम हो जाएगा। तो AgI का अगर हम लोग यूज करेंगे तो AgI हाँ ये जब सॉलिड हो जा रहा है तो इसका कुछ वॉल्यूम चेंज इसको हम इग्नोर कर रहे हैं ना। हाँ पर इसकी क्या लिखा है, हाँ बोलो। तो मतलब ये जब सॉलिड हो जा रहा है मतलब प्रेसिपिटेट हो जा रहा है तो तब जो वॉल्यूम चेंज आ रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा एक बात ये ध्यान दो, इसका जो अमाउंट है वो ऑलरेडी बहुत कम है ना, तो आप ये जो वैल्यू यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा ना बहुत ही कम आएगा पानी के रेस्पेक्ट में। तो नेग्लिजिबल टाइप का बस ठीक है। तो ऐसा है ही नहीं कि भाई एक आयरन बॉल की तरह आ गया क्या वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उस टाइप से नहीं होना है यहाँ पे ना, बहुत कम, लेकिन वो दिखने लगता है ना। सॉल्यूशन अगर क्लियर है ना तो उसमें अब थोड़ा सा क्लाउडी अपीयरेंस आने लगेगा, थोड़ी देर बाद थोड़ा ग्रैन्यूल्स टाइप का ये दिखने लगता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो देखो इसके हिसाब से अगर देखोगे ना तो सबसे छोटा वैल्यू KSP सबसे छोटा तो 10⁻17 है ना। तो इसके हिसाब से AgI सबसे पहले बनेगा तो I माइनस खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर क्या होना है, नेक्स्ट आएगा ये, है ना, फिर सबसे लास्ट में होना है ये। बात समझ में आई, ठीक है। देख लो सॉल्यूशन, देख लो सॉल्यूशन समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं रीड आउट कर देती हूँ। नहीं लास्ट वाला देख लेते हैं। कंसंट्रेशन
of AgI and concentration of AgCl when AgBr starts to precipitate. ये वाला थोड़ा देख लेते हैं. थर्ड वाला क्वेश्चन है. When the नहीं सेकंड वाला भी देख लेते हैं. Concentration when first ion starts precipitating. तो अच्छा तो बेसिकली सेकंड आयन का पूछ रहा है. हाँ, फर्स्ट आयन स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग का क्या मतलब, यही तो वैल्यू होगा ना, AgI वाला वैल्यू. तो यहीं पर तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपने देख लिया ना कितना है. बात समझ रहे हो? ठीक है, इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो, मतलब प्रैक्टिकली, है ना, प्रैक्टिकली थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करोगे तो ये आपको इजीली समझ में आएगा. हाँ वही कौन से कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट बस यही तो वैल्यू है. ठीक है, सेकंड वाला AgI and Cl minus when AgBr. AgBr का कैसा है? AgBr का बीच में है, so it will be the second precipitate basically. हाँ, so concentration पूछ रहा है, so वैसे करके Ag plus का concentration आ गया. हाँ, और फिर AgI के लिए हमने AgI का कंसंट्रेशन भी देख लिया. देखो Ag प्लस का भी कंसंट्रेशन आ गया, KSP पता है AgI का, तो I माइनस निकाल लेंगे. कंज्यूम हो गया, कितना कंज्यूम हो गया बेसिकली उस अमाउंट पे. बिल्कुल बिल्कुल. AgBr अच्छा यहाँ पे हम जो AgI के साथ Ag प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें Ag प्लस का ये जो AgBr के साथ कंज्यूम हो गया है वही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखो AgBr जब प्रेसिपिटेट हो रहा है इसका मतलब अभी जो कंसंट्रेशन हम Ag प्लस का निकालेंगे वो तो इसके हिसाब से ही निकाल पाएंगे, क्योंकि AgI का तो कहानी खत्म हो चुका है, उसके बाद और एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है ना कुछ. तो AgI जब बन गया है उस समय हमने Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लिया है इतना. तो मतलब सॉल्यूशन में मतलब वो जो बीकर है उसमें इतना Ag प्लस अभी एक्वस फॉर्म में घूम रहा है. जब AgI प्रेसिपिटेट होने लगेगा उस टाइम का कंसंट्रेशन है ये, है ना. ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस एंड Cl माइनस व्हेन AgBr स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग. इसका मतलब AgI अभी बन चुका है, इसके बाद का कहानी है, तो इसका मतलब और Ag प्लस हमने ऐड कर दिया होगा. ओह अच्छा. हाँ. तो सेम यही तो नहीं रह जाएगा, अब तो कुछ और ऐड कर दिया है तब तो AgBr स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग. तो अब उसका कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो वो तो यहीं से निकलेगा. अच्छा AgI तो पहले हो गया है और अच्छा ऑलराइट, तो इट हैज ऑलरेडी चेंज्ड. ठीक है, तो चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, Ag प्लस चेंज हो रहा है. ऑलराइट, ओके, ठीक है. अब देखो इस जगह पर क्या हो रहा है कि भाई AgBr का हम लोग को Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाना है, KSP AgBr का है 10 पावर माइनस 13 अपॉन 10 पावर माइनस 2, क्योंकि Br माइनस का तो सेम ही है. ठीक है, तो 10 पावर माइनस 11, तो ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन आ गया. अब क्या पूछ रहा है, AgI हो रहा था प्रेसिपिटेट. मान लो AgI प्रेसिपिटेट होने लगा है, लेकिन क्या सबका सब सॉलिड में बदल गया है? पूरा नहीं हुआ है. वेरी नाइस. इसका मतलब अभी भी ये रिएक्शन तो वैलिड है. हाँ, तो कितना बाकी है बेसिकली पूछ रहा है. हाँ, मतलब ठीक है. तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान से ये चीज सुन लेना. अब देखो यहाँ क्या होगा, दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस. ठीक है, स्टार्टिंग में इसका 10 पावर माइनस 2 था, लेकिन अब ये प्रेसिपिटेट होने लगा है. ठीक है, तो ये कम हो जाएगा. हाँ, तो कुछ तो चेंज हो गया होगा. तो सेम 10 पावर माइनस 2 तो नहीं लिख सकते, 0 भी नहीं लिख सकते, पूरा रिएक्शन तो कंप्लीट नहीं हुआ है. तो अब देखो क्या होना है, ये तो खैर सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन तो लेना ही नहीं है. Ag प्लस का क्या कंसंट्रेशन है, ये तो यही है ना. इस पॉइंट पे कैसे पता चल रहा है यही है, क्योंकि ये डेटा हमें पता है कि अभी AgBr प्रेसिपिटेट हो रहा है. ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास डेटा क्या है, 10 पावर माइनस 11 है. ये हमें नहीं पता है, यही निकालना है. KSP AgI का वैल्यू पता है 10 पावर माइनस 17. बात समझ गए? तो अब सेम यही फॉर्मूला KSP को यूज करना है, इस दोनों को कंसंट्रेशन यूज करना है, और इस बार हम क्या निकालेंगे, जो पूछ रहा है I माइनस, तो आ जाएगा ना 10 पावर माइनस 6. कम होना भी चाहिए, कम है भी, है ना. इनिशियली 10 पावर माइनस 2 था, अब देखो 10 पावर माइनस 6 है. Cl माइनस जो कि अभी प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वही रहेगा ना 10 पावर माइनस 2. वो तो अभी इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है. ऑलराइट, ठीक है. तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का पार्ट क्लियर हो गया ना. तो बात इतना ही है, लेकिन वो बार बार यूज हो रहा है, तो इसको ना फॉर्मूला के हिसाब से या स्टेप के हिसाब से ना ध्यान रख के क्या हो रहा है इस लाइन के थॉट में अगर आप चलो ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, हाँ, और वो लाइन का मतलब
वो थॉट प्रोसेस तो हमेशा वो सिर्फ कैलकुलेशन देख के समझ में नहीं आता है ना, तो हाँ, हाँ अब ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन से ही लेकिन वो थॉट आपको पकड़ना पड़ेगा, व्हाट इज द हाँ ठीक अब गलती नहीं होगा इसमें, ये समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो सब लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है सब, मतलब एक होता है ना थोड़ा अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा इन्हीं में से ये जैसे यहाँ पे 4-5 पॉइंट है ना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा तो वो जेईई मेन का क्वेश्चन हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे 4-5 है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ दिया, एक पार्ट पूछ दिया कोई सा भी, तो जेईई मेन का थोड़ा, अगर लास्ट वाला क्वेश्चन बीच का कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, स्टार्टिंग का पूछ दिया थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया, बात समझे। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है सब, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन जो यहाँ पीडीएफ में, हाँ, solubility of PbOH whole 2 in water is this much, calculate its solubility in buffer solution of pH 8। तो buffer solution of pH 8 है, इसका मतलब वहाँ से POH निकाल के OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, लिख दिया है हाँ। टर्म बफर सॉल्यूशन, लेकिन हमें बफर सॉल्यूशन में घुसना ही नहीं है, करे यार ये सॉल्युबिलिटी भी अब बफर भी हो गया, अब क्या करना है, नहीं, इट्स ऑल कुछ नहीं राइट, है ना। OH का बस इंफॉर्मेशन है। बस उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर लो, बस आगे का कहानी तो सिमिलर हो गया। OH का 10⁻⁶ हो गया, तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी X तो 10⁻⁶ into 2 और KSP से इक्वेट करके निकालेंगे। बस समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब समझ रहे हो, ये पकड़ रहे हो ना आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, KSP दिया था क्या, KSP सॉल्युबिलिटी ही गिवन है, कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन बफर, तो अब वो बदल जाएगा ना। हाँ ठीक है, पर KSP तो दिया था ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ मतलब KSP कैलकुलेट कर दिया, सॉल्युबिलिटी दे दिया था। हाँ तो हम KSP तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, PbOH छोड़ है तो मतलब 4s क्यूब टाइप का होगा। वहाँ से S निकाल लो, फिर S का जो चेंज है वो देख लो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था क्योंकि बहुत बड़ा था शायद, क्वेश्चन लेकिन लिख लेना, ये सब क्वेश्चन हाँ, ऐसा है मैं ना, उसकी की नोट में लिख के रख लेना, ठीक है। नहीं मैंने स्पेस भी छोड़ के रखा है क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन लेकिन लिख लेना, क्या होता है जैसे रिवाइज करोगे ना, तो अब पीडीएफ से क्वेश्चन ढूंढने में कई बार लगता है, अच्छा ठीक है बाद में कर लूंगी, और फिर वो हाँ वही हुआ था शायद, इसलिए लिखा नहीं। तो अभी जैसे बात चल रहा है, कितना मिनट लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा, लिख लेना, ठीक है। हाँ। ये सब लेकिन अच्छे क्वेश्चन में से आता है, और क्वेश्चन को समझ रहे हो ना, क्वेश्चन अगर आप समझ लोगे तो वही चीज़ है, बस उसमें क्या चेंज आना है, कैसे निकालना है, वो तरीका आपके दिमाग में बस आना चाहिए, जो कि मुझे लगता है एकदम सही तरीके से आपके दिमाग में आ भी रहा है, ठीक है। तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, घबराना मत, है ना, और बस यूज़ करना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अगर इधर उधर हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा है तो पैनिक नहीं करना, थर्मोडायनामिक्स का स्टार्टिंग भी थोड़ा आएगा, तो वो ध्यान है। मतलब आई थिंक फर्स्ट के एडियाबेटिक के नहीं रिवर्सिबल एडियाबेटिक तक आएगा, तो उसमें आप ना वहाँ तक का एक बार क्वेश्चन जो किया हुआ था ना, वो उस पार्ट तक आप थोड़ा सा, हाँ वो मैंने किया है क्वेश्चन, और मैं थोड़ा इस मतलब सर के रेगुलर क्वेश्चन बैंक जो है, हाँ। कुछ थ्योरेटिकल मैं ना वो बोल रही थी हाइड्रोसोलिक एसिड, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था ना, तो वो मैंने देखा सर के बुक में ही था वो, हाँ सेम क्वेश्चन टाइप से, और भी ज्यादा बुरा लगा कि अगर ये मैं देख के जाती तो 70 जो आया है वो 75 हो जाता है। इट्स ऑल राइट, ठीक है। मतलब आगे से बस ये सब चीज़ ध्यान रखने से, मतलब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से देख लेना है ना, सेम मतलब जो भी बुकलेट है उसी बुकलेट का क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन जितना भी नज़र के सामने आया ना उतना अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल जितना क्वेश्चन हो उतना क्वेश्चन आप करो, देखो, और कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। जैसे आज मान लो क्वेश्चन है, मतलब आज रिवाइज करोगे, हो सकता है बीच में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और मतलब अगर मैं थोड़े टाइम में ना देखूँ तो कॉल कर देना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ। ठीक है मम्मी को, अच्छा ठीक है। तो रिवाइज करो, बीच में भी कहीं कुछ रिक्वायर्ड होगा तो आप मुझे बताना, ऑलराइट, ठीक है। क्लास एंड करूँ, रिवाइज हो गया ना अच्छे से? अब मतलब काफी रिलैक्स लग रहा है मुझे, आज सुबह से ही बेटर लग रहा है, रिलैक्स थोड़ा, क्योंकि कल रात को थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि क्या होगा, ठीक है। नहीं, प्रेशर को तो मैनेज करना है ज़्यादातर, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर शुड ऑलवेज बी मैनेज, क्योंकि जो हमारा मेन एग्जाम होता है ना, वो 3 घंटा, वो 6 घंटा, उसमें प्रेशर बिल्डअप होता ही होता है। तो ये नॉर्मल सारे एग्जाम में हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि प्रेशर आएगा ही आएगा, उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसको थोड़ा, हाँ एक होता है ना, पूरा बाहर भी गई थी मैं ना, यूजुअली तो पूरा दिन पढ़ती हूँ, मतलब नींद से उठती हूँ, 1 बजे तक 1:30 बजे तक पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा लंच थोड़ा सोती हूँ, फिर से वो 4:30 बजे से एकदम 12 बजे तक पढ़ती हूँ, मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ, ऑफिस ही करती हूँ। कल थोड़ा बाहर गई थी, एक शादी का था, तो और वहाँ पे इतना मजा आ रहा था, वैसा कुछ नहीं कि काफी जाके आ रही यार पढ़ाई, पर घर आके लग रहा है अरे कैसे करूँगी, इतना
वैसा हो गया नहीं था पता है, पेन बीच खोल बीच में अगर थोड़ा ये रिलैक्सिंग जो भी मेमोरीज होते हैं ना वो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इट्स ऑल राइट, वो मुझे लगता है ठीक ही जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू।